जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? मौर्य, गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्य, है ना? लेकिन ये सब तो उत्तर भारत में थे। पर क्या कभी सोचा है कि ठीक उसी समय दक्षिण में एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही समृद्ध और दिलचस्प इतिहास लिखा जा रहा था? चलिए, आज दक्षिण भारत की उन्हीं तीन अनूठी दुनियाओं की सैर करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब उत्तर में मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्य इतिहास रच रहे थे, तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? इस सवाल का जवाब हमें एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग कमाल की दुनियाओं की तरफ ले जाएगा। हमारी कहानी की पहली दुनिया है दक्कन में बसा सातवाहन साम्राज्य। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था, जिसने सदियों तक, आप कह सकते हैं, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल का काम किया। अब सातवाहन समाज में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास था। एक तरफ देखिए तो शासक खुद को ब्राह्मण कहते थे और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना अपना धर्म समझते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ राजाओं की पहचान उनकी मां से होती थी, जैसे गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा। हाँ, सिंहासन तो बेटे को ही मिलता था, लेकिन ये अपनी पहचान मां के नाम से जोड़ना, ये उन्हें इतिहास में बहुत ही अलग बनाता है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नाम के राजा थे। सातवाहनों ने एक बहुत ही व्यवस्थित साम्राज्य खड़ा किया था। उनकी अर्थव्यवस्था खेती और खनन पर चलती थी, और उन्होंने अपने खुद के सिक्के भी चलाए, तांबे के भी और चांदी के भी। प्रशासन भी कमाल का था। पूरे राज्य को आहार नाम के जिलों में बांटा गया था, और इन जिलों को अमात्य जैसे अधिकारी चलाते थे। और उनके समाज से जुड़ा एक बड़ा मजेदार फैक्ट भी है। सातवाहन काल में जो लोग इत्र यानी परफ्यूम बनाते और बेचते थे, उन्हें कहते थे गंधिक। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आज जो हम मशहूर उपनाम गांधी सुनते हैं, हो सकता है उसकी जड़ें इसी प्राचीन शब्द से जुड़ी हों। है ना कमाल की बात? चलिए, अब पहली दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया की तरफ चलते हैं। और ये दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं है। इसका नाम है महापाषाण संस्कृति। महापाषाण मतलब बड़े पत्थर। और ये नाम ही हमें संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान की ओर ले जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता के बारे में कैसे जाना जाए जिनके कोई घर या बस्तियां ही नहीं मिली। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है ना? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, बहुत ही दिलचस्प है। तो जवाब क्या है? जवाब है उनकी कब्रों में। इन लोगों को महापाषाण संस्कृति कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने मृतकों को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दफनाते थे। ये कब्रें एक तरह से उनके जीवन की कहानी बताने वाली टाइम कैप्सूल हैं। और ये कब्रें एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, इन कब्रों से खेती के औजारों के मुकाबले शिकार और लड़ाई के हथियार कहीं ज्यादा मिले हैं। मतलब वो खेती-बाड़ी थोड़ी बहुत तो करते थे, लेकिन उनका समाज पूरी तरह से कृषि पर निर्भर नहीं था। इन कब्रों से हमें और भी बहुत कुछ पता चला। दक्षिण भारत में लोहे का पहला इस्तेमाल इन्हीं लोगों ने किया। उनके खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चावल और रागी की खेती के भी कुछ सबूत मिले हैं। और सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा सुराग ये है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि यही लोग आगे चलकर दक्षिण के महान चोल, चेर और पांड्य साम्राज्यों के पूर्वज बने। और बस इसी के साथ हम अपनी तीसरी और आखिरी दुनिया में पहुंचते हैं, संगम युग। इसे यह नाम मिला है संगम से, जिसका मतलब था कवियों की सभा। और ये नाम ही बता देता है कि ये एक ऐसा दौर था जब साहित्य, कविता और संस्कृति अपने चरम पर थी। इस युग पर तीन बड़े राजवंशों का राज था, चोल, चेर और पांड्या। इन तीनों को एक साथ मूवेंदर या तीन ताज वाले राजा कहा जाता था। और हर साम्राज्य की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी राजधानी, अपना बंदरगाह और अपना एक शाही निशान। जैसे चोलों का था बाघ, चेरों का धनुष और पांड्यों का मछली। इन राजवंशों में कुछ बहुत ही महान राजा हुए। चोल राजा करिकाल को ही ले लीजिए। उन्होंने पुहार जैसा विशाल बंदरगाह शहर बसाया और कावेरी नदी पर, सोचिए, 150 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया, जो आज भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा माना जाता है। फिर थे चेर राजा सेनगुटुवन। वो एक ऐसे जबरदस्त योद्धा थे जिनकी ख्याति पूरे भारत में फैली थी। कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उनकी सेना उत्तर भारत तक चढ़ गई थी और उन्होंने गंगा नदी को भी पार कर लिया था। और पांड्या राजा नेडुंजेलियन द्वितीय की बात ही अलग थी। उनकी सैन्य रणनीति का लोहा सब मानते थे।
उन्होंने अकेले ही चोल और चेर दोनों की मिलीजुली शक्तिशाली सेनाओं को एक साथ युद्ध में हरा दिया था। लेकिन देखिए, संगम युग सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। चलिए अब इन सब से हटकर उस दौर के आम जीवन, उनके व्यापार और उस कविता की दुनिया में झांकते हैं जिसने इस युग को हमेशा के लिए अमर बना दिया। संगम साहित्य की एक सबसे अनोखी बात है तिणई का कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से पूरी जमीन को 5 अलग-अलग तरह के लैंडस्केप में बांटा गया था, पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारों तक। और मजेदार बात यह है कि हर इलाके का अपना एक अलग जीवन, अपने देवता और अपना काम तय था। मतलब जैसा भूगोल वैसा जीवन। यवन प्रिय, ये 2 शब्द सुनिए, बस ये 2 शब्द अपने अंदर संगम युग की ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा राज छिपाए हुए हैं। इसका मतलब था यूनानियों को प्यारा, और ये नाम था काली मिर्च का। उस जमाने में काली मिर्च इतनी कीमती थी कि रोमन साम्राज्य सोने के बदले में इसे खरीदता था। ये दिखाता है कि दक्षिण भारत का व्यापार उस जमाने में भी दुनिया में कितनी दूर तक फैला हुआ था। संगम साहित्य समाज की मुश्किल बातों पर भी रोशनी डालता है। जैसे इसमें सती प्रथा का जिक्र तिप्यदल के नाम से मिलता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ साफ लिखा है कि ये प्रथा अनिवार्य नहीं थी, कंपल्सरी नहीं थी। इससे हमें उस समाज की एक ज़्यादा गहरी, एक ज़्यादा बारीक समझ मिलती है। देखिए, इस युग को इसका नाम ही साहित्य की महान परंपरा से मिला है। शिल्पाधिकारम यानी एक पायल की कहानी और मणिमेकलाई जैसे महाकाव्य हमें उस दौर के समाज, प्यार और नैतिकता की इतनी गहरी समझ देते हैं जो शायद कोई पुरानी इमारत या पत्थर नहीं दे सकता। तो आखिर ये तीनों दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ी कैसे थी? ये टाइमलाइन हमें पूरी तस्वीर दिखाती है। देखिए, महापाषाण युग की नींव पर ही सातवाहन साम्राज्य और संगम युग दोनों लगभग एक ही समय में फल फूल रहे थे। ये दिखाता है कि प्राचीन दक्षिण भारत कितना विविध और डायनामिक था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। सच्ची विरासत आखिर है क्या? पत्थर के वो स्मारक, वो मंदिर जो साम्राज्य बनाते हैं और जो समय के साथ खंडर बन जाते हैं, या फिर एक कविता जो हजारों साल बाद भी जिंदा रहती है और हमसे बात करती है? शायद यही संगम युग का सबसे बड़ा सबक है।